आगे जी स्टार्ट जी करता हूँ। बिल्कुल ठीक ठीक, यानी कि इसमें असल। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ तक हमने ना टॉर्क की बात मुकम्मल कर ली है। मैंने टॉर्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें यानी थी वो कि आपको इसमें बता असल दी एंगल उस। हम वही लेंगे जो, हाँ, यानी कि जो थीटा भी ऊपर लगाया हुआ था ना, तो वो थीटा ही कंफ्यूज कर रहा था। इसमें एंगल जो हाँ हमने काउंट करना है वो 90 माइनस थीटा होगा हाँ जो जी, मतलब एंगल आपने जहां से भाई एंगल आपने वो यूज करना है जो दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान बन रहा होगा। ठीक है, जो वेक्टर जो एंगल दोनों वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान बन रहा होगा वो एंगल आप यूज करेंगे। ठीक है, तो अच्छा मैं इसको अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक साहब मुझे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। काइंडली जिसको आवाज नहीं आ रही वो उसका अपना इश्यू होगा, मेरे पास नेट के सिग्नल ठीक है, तो आप इसको खुद अपने इश्यू को रिजॉल्व करें, आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं इसमें वर्क, पावर और रोटेशनल मोशन में वर्क और पावर के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो जैसे हमें लीनियर मोशन में बड़ा वर्क बड़ा कैलकुलेट काम। करते हैं, वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। तो लीनियर मोशन में आपको पता है कि वर्क का फार्मूला होता है एफ डी एक्स। ठीक है, अगर वो वेरिएबल फोर्स हो तो फिर हमें उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही रोटेशनल मोशन में एफ की जगह पे टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, और टॉर्क के साथ जो आपके पास जो डी एक्स है उसकी जगह पे आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा आ जाएगा। और वहां पर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे इंटीग्रेट करते हैं लीनियर मोशन में, तो ये एंगुलर मोशन है, तो इसको आप एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेट करेंगे, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये? वर्क फाइंड करने का। जब रोटेशनल मोशन होगी तो वो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा होगा, और उसमें जो आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर टॉर्क में चेंज आ रहा है तो फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो फिर थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आपके पास कांस्टेंट टॉर्क है, मतलब टॉर्क में चेंज नहीं आ रहा, तो फिर डेफिनेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। तो उसमें आप सिर्फ टॉ डेल थीटा अप्लाई करके भी आप वर्क फाइंड कर सकते हैं। इसमें ठीक है, नहीं है, बस इसी में देखो। काइंडली प्लीज माइक ऑफ रखिएगा, आपका शुक्रिया। अच्छा मैंने आपको जो बात बतानी थी वो बता दी है कि अगर तो वेरिएबल टॉर्क है तो फिर तो आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से वर्क निकालेंगे, और अगर आपके पास जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है तो फिर इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टॉर्क डेल थीटा करके आप वर्क निकाल सकते हैं। अच्छा यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट हम नहीं करते, रीजन ये है कि आपके पास जो टॉर्क है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, टॉर्क भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आपके पास जो डेल थीटा है वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों पैरेलल हैं। इसलिए डॉट प्रोडक्ट करने से भी आंसर वही आएगा। डॉट प्रोडक्ट के बगैर भी हम इसको जस्ट मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो ए डॉट बी से आंसर जस्ट ए बी आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी क्योंकि दोनों ये पैरेलल हैं तो इसलिए टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल से जो आंसर है वो टॉ डेल थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली दो वर्क के फार्मूले बताए हैं, एक कांस्टेंट टॉर्क के लिए और एक वेरिएबल टॉर्क के लिए। वेरिएबल टॉर्क के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, कांस्टेंट के लिए नहीं करना। अच्छा इसी जिस तरह हम वहां पर यूज करते हैं सिंपल लीनियर मोशन में, आपको बताया कि वर्क जो होता है वो चेंज इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क होता है वो चेंज इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पर जो रोटेशनल मोशन में जो वर्क होगा वो चेंज इन एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, और आपको पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला हमें एफएसए पे हम पढ़ाते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। इसमें आई जो है वो मोमेंटम इनर्शिया है जिसको हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, और ओमेगा जो है वो इसमें एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में आप चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रोटेशनल वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर रोटेशनल वर्क के 3 फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं अभी तक। एक जो रोटेशनल वर्क का फार्मूला जो यहां पर डिस्कस हुआ है वो है आपके पास वेरिएबल टॉर्क के लिए, एक कांस्टेंट टॉर्क के लिए, और तीसरा फार्मूला जो है वो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल वर्क। अच्छा इसके बाद अगर आपको पावर निकालनी है रोटेशनल मोशन में, अगर आपको पावर निकालनी है तो आप वर्क का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल टॉ ओमेगा आ जाएगा, यानी कि टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे आपको पावर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी को उस इंस्टेंट के ऊपर जो टॉर्क की वैल्यू है और उस इंस्टेंट के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास उस इंस्टेंट की आपके पास पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगुलर मोशन में पावर भी फाइंड कर सकते हैं। उसका तरीका भी बता दिया। अगर आपको आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वो टाइम का फंक्शन है तो आप उसको फिर टाइम का डेरिवेटिव लेके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे।
तो मतलब ये कि ये बात को मैं समराइज कर रहा हूं कि इस पेज पे हमने जो फार्मूले डिस्कस किए हैं वो 4 हैं। एक तब का रोटेशनल वर्क का फार्मूला जब आपके पास टॉर्क में चेंज आ रहा है, फिर वो रोटेशनल वर्क का फार्मूला जब टॉर्क में चेंज नहीं आ रहा, टॉर्क कांस्टेंट है। तीसरा वो रोटेशनल वर्क का फार्मूला जब आपको मालूम है कि कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, तो वो रोटेशनल मोशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपको पावर निकालनी है तो सिंपल टॉर्क ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लें। अगर वर्क आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया उसने, तो वर्क का टाइम डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। या फिर आपके पास अगर टॉर्क के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं पावर भी। तो इस पेज पे ये 4 फार्मूले डिस्कस हुए हैं, इसको मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब यहां तक मैंने आपको टॉर्क के बारे में बता दिया और रोटेशनल मोशन में वर्क और पावर के बारे में बता दिया। तो अब बात करूंगा एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम जैसे किसी लीनियर बॉडी में लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम तब होता है जब कोई बॉडी जो है वो अपनी लीनियर पोजीशन को चेंज कर रही है। मतलब किसी बॉडी की अगर लीनियर वेलोसिटी है किसी रेफरेंस के लिहाज से, तो वो उस रेफरेंस के लिहाज से उसका लीनियर मोमेंटम होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन या किसी रेफरेंस के लिहाज से अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब किसी रेफरेंस के लिहाज से अगर उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कोई भी बॉडी तब भी पोजेस करती है जब वो अपनी एंगुलर पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से चेंज करे। तो चाहे उसकी लीनियर पोजीशन चेंज हो या ना हो, अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब ये कि वो अपने रेफरेंस के लिहाज से अपना जस्ट एंगल किससे रोटेट कर जाए, चाहे उसी जगह पे रुकी रहे, बस थोड़ा सा घूम जाए, तो उसका एंगल जो है वो चेंज होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम उस मोशन के दौरान होगा। एंगुलर मोमेंटम को आपको पता है कि हम मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p से शो करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए mvr sin थीटा। इसमें जो r है ये पोजीशन वेक्टर है। कहां से कहां तक का पोजीशन वेक्टर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट के पास p लीनियर मोमेंटम है। जिस पॉइंट के पास p लीनियर मोमेंटम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट तक का ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और अगर आपके पास v और r परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जैसे कि आपके पास सर्कुलर मोशन हो, बिल्कुल ऑर्बिटल मोशन हो, तो उसमें v और r जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो जस्ट mvr रह जाएगी। मतलब ऑर्बिटल मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो जस्ट mvr होता है, उसमें साइन थीटा साइन 90 होके 1 हो जाता है। तो चूंकि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है r और p का, तो जिस प्लेन के अंदर r और p अलाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम उस प्लेन के नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जितने भी हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स हैं, चाहे उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है, और इसके अलावा मैंने अभी अभी आपको बताया टॉर्क है, या फिर आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। ये सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से फाइंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन आपको शो कर दी गई। आपको पता है कि इसका ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर इसको जूल सेकंड भी लिख सकते हैं हम। अगर सीजीएस में देखा जाए तो इसका यूनिट जो है वो अर्ज पर सेकंड भी अर्ज सेकंड भी होता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। या फिर इसको सीजीएस बेस में लिखेंगे अगर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होगा। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, ऑलवेज हैज एंगुलर मोमेंटम अनलेस इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो बिल्कुल एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, जैसे कि आपके पास से कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन आपको पता है कि ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा। जरूरी नहीं है कि अपने ही एक्सिस के रोटेटरी मोशन का ही एंगुलर मोमेंटम हो। अगर वो किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। अगर आपका थीटा जो है वो 0 या 180 डिग्री नहीं है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के दरमियान का जो एंगल बन रहा है वो एंगल वो दोनों आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो उस केस में आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 ही होगी, 1 से कम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन के केस में, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो mvr या mr ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या फिर इसको आपको पता है कि mr स्क्वायर जो है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये i ओमेगा हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चूंकि एक टेंसर क्वांटिटी है जिसके ऊपर हम वेक्टर का निशान तो नहीं लगा सकते, तो एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में इस तरह यहां इस तरह से भी लिखा जा सकता है, L इज इक्वल टू i ओमेगा वेक्टर,
ठीक है, तो इस फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, या आर क्रॉस पी की फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम को। अच्छा, अगर आप एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लें, अगर आप एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लें तो आपके पास आंसर जो है वो टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसको जब आप सम करेंगे तो उस बॉडी के ऊपर लगने वाले उस बॉडी के अंदर जितना भी एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज है वो उस बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट टॉर्क के इक्वल होगा। सही है। अच्छा, इसके बाद आखिरी पॉइंट ये कि अगर आपने बहुत थ्योरी में पढ़ा है कि वहां पर आपको पता है कि क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज हो जाता है। और बोहर ने ये कहा था कि सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। ठीक है, तो ये भी चूंकि हम बड़ा बेसिक लेवल पे पढ़ाते हैं तो इसका फार्मूला भी यहाँ पर मैंने शो कर दिया। इसमें h आपको पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट के और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन या यूनिट्स आपस में सेम होते हैं। उसका यूनिट भी जूल सेकंड है, इसका भी जूल सेकंड होता है। तो यहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई हैं कि एंगुलर मोमेंटम कब कब होगा, कि जब कोई बॉडी अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रही है या कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो तब भी उसमें एक्स ऑफ रोटेशन के लिहाज से उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही होगी और तब भी उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के बारे में बता दिया, उसकी वेक्टर फॉर्म्स के बारे में बता दिया। उसको अगर जस्ट ऑर्बिटल मोशन के लिए देखा जाए तो तब उसकी वैल्यू जस्ट आई ओमेगा हो जाती है या फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाती है। ठीक है, और उसका अगर एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लें तो नेट अप्लाइड टॉर्क इक्वल आ जाता है। और इसके अलावा मैंने आखिर में यह भी बता दिया है कि अगर बहुत थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। तो क्लीम साहब काइंडली माइक को ऑफ रखें, आवाज आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो माइक ऑन करें आप फिर। अच्छा, यहां पर मैंने एंगुलर मोमेंटम की बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस की हैं। आखिर में मैं आपको इसकी डायरेक्शन के लिए बता दूं तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। और फाइंड करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप अपने हाथों को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में घुमा दें, आपका थंब जो है वो उसकी डायरेक्शन को, एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर तो क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली जब फिंगर्स कर्ल करेंगे तो थंब अपवर्ड है, क्लॉकवाइज के लिए फिंगर्स कर्ल करेंगे तो थंब डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस पेज पे बिल्कुल बेसिक सी बातें डिस्कस की हैं, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, उसके फार्मूले और उसका टाइम रेट चेंज ऑफ जो का डेरिवेटिव है वो क्या रिजल्ट देता है हमें, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात होगी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकली मीनिंग अगर देखा जाए, क्योंकि ये प्लैनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम की बहुत इंपॉर्टेंस है और केपलर्स लॉ में भी एंगुलर मोमेंटम का यूज किया गया, तो यहाँ पर मैं आपको एक एंगुलर मोमेंटम का नया फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ। डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन उसको मैं थोड़े एक नए अंदाज में उसको डिस्कस करूंगा। तो किसी भी पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व कर रही है तो एज अ सर्कुलर मोशन है, उसकी एलिप्टिकल मोशन कह दें, तो उस केस में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, वो है इज इक्वल टू द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल एंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो आपने उस जो ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल या एलिप्टिकल मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मास को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ उस वाले ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर था उसकी एरियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी अभी एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो हमारे पास जो एक अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है, आर पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हैं। जैसे ये रिवॉल्व कर रही है तो आर पोजीशन वेक्टर एक एरिया स्वीप कर रहा है। जैसे जैसे ये रिवॉल्व कर रही है तो कुछ टाइम, अगर टाइम टी टाइम में या डी टी टाइम में देखा जाए तो उस टाइम में ये पोजीशन वेक्टर एक एरिया के ऊपर से गुजर रहा है, एक एरिया स्वीप कर रहा है। तो ये जो टाइम के लिहाज से जो उसका एरिया स्वीप करने की जो वेलोसिटी होती है कि कितने टाइम में कितना एरिया स्वीप कर लिया, ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये होती है डी ए ओवर डी टी।
ये किसके इक्वल होती है, डी ए ओवर डी टी। तो अगर आप इस केस में देखें तो सपोज आपके आर वेक्टर ने, आर पोजीशन वेक्टर ने यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डी टी टाइम लिया और उसने ये एरिया स्वीप किया, तो ये जो एक एरिया बन रहा है ना, ये एक ट्राइंगुलर एरिया बन रहा है। ये किस तरह का एरिया बन रहा है, ट्राइंगुलर एरिया है। और किसी भी ट्राइंगुलर एरिया का आपको पता है कि हम जब निकालते हैं उसका एरिया निकालना चाहे तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर इसकी जो बेस है, ये बेस कितनी होगी, v स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो बेस जो होगी वो आपको पता है कि अगर v हो तो s इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से, s इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से आप बेस निकाल सकते हैं। तो ये जो बेस की लंबाई है यहां पर ये v dt होगी, जैसे s इज इक्वल टू वी टी होता है, बिल्कुल बेस की लंबाई जो है ये v dt होगी। और इसकी जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो r है, तो 1/2 r मल्टीप्लाई बाय यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आपने किया, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वो एक ट्राइंगल का एरिया बन गया। और उसको टाइम पे डिवाइड किया तो ये एरियल वेलोसिटी बन गई, मतलब जो एरिया कवर किया कितने टाइम में कवर किया, ये एरियल वेलोसिटी होती है। तो अगर हम एरियल वेलोसिटी को मजीद सॉल्व करें तो आप ये देखें कि एरियल वेलोसिटी जो है ये r क्रॉस p बन जाएगा। आप अगर आप dt से dt को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो r क्रॉस p आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये आंसर है r क्रॉस p, आपने किया क्या, मैथ से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये r क्रॉस p हो गया। तो ये जो r क्रॉस p है ये एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम किसके, एंगुलर मोमेंटम के नीचे बटे में 2m है, तो एंगुलर मोमेंटम के नीचे जब बटे में 2m है तो ये किसके इक्वल है, dA ओवर dt। और dA ओवर dt क्या है, एरियल वेलोसिटी। तो मतलब ये कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ओवर 2m, यानी कि मतलब ये रिलेशन जो बन गया, ये रिलेशन मैथमेटिकली सॉल्व आप देख सकते हैं। ये रिलेशन किसके इक्वल है, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ओवर 2m। अगर 2m जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके अगर आप एरियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाय एरियल वेलोसिटी। तो यही बात ऊपर ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताई गई है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ गिवन एक्सिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अ मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि 2m को आपने किससे फिर मल्टीप्लाई कर देना है, एंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो उस वेक्टर पोजीशन वेक्टर का जो एरियल वेलोसिटी है उसके साथ अगर आप 2m यानी कि 2 टाइम्स द मास को मल्टीप्लाई करें तो जवाब एंगुलर मोमेंटम ही आता है। अब चूंकि जिस चीज पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना हो उस चीज का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल है। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट हो रही, जैसे हमारी अर्थ के ऊपर जब सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही, तो जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो उसकी एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसकी एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि अगर यही वाला प्लेनेट जब सन के करीब जाएगा तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो उसको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, उसको सॉरी ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा ताकि वो उतना ही इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर सके। जब ये सन से दूर है तो इसका रेडियस वेक्टर जो है वो बहुत लंबा है, वो कम आहिस्ता मूव करने से भी ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। लेकिन यही वाला जब सन के करीब जाएगा तो फिर इसको तेज भागना पड़ेगा, क्योंकि सन के करीब इसका पोजीशन वेक्टर छोटा हो जाएगा और इसको उतने टाइम में इक्वल एरिया कवर करने के लिए या फिर एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। और इसीलिए आपके पास जो आपका प्लैनेट्स हैं जब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हुए सन के करीब जाते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती है, दूर होते हैं तो स्पीड उनकी कम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी तक मैंने जो एंगुलर मोमेंटम की जो बातें की हैं सारी की सारी उसके डेफिनेशन उसके फार्मूले बताए हैं, और आखिर मैंने उसको प्लैनेट्स की मोशन के हवाले से भी बता दिया केपलर लॉ वाली तरीके से भी, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये 2 टाइम्स द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर के इक्वल है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, और एरियल वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि सन से दूर होते हुए स्पीड का कम होना और सन के करीब जाके उसकी स्पीड का बढ़ जाना, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां तक मैंने जो बातें डिस्कस की हैं अभी तक जो बात कर चुके हैं हम टॉर्क के बारे में, रोटेशनल मोशन के वर्क के बारे में, और उसके अलावा रोटेशनल मोशन की पावर के बारे में, और फिर एंगुलर मोमेंटम और उसका फिजिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, और एरियल वेलोसिटी के बारे में बता दिया। खैर इसको हम मजीद आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये हमारा आज का आखिरी लुकमान साहब ये जी जी पूछें, जी पूछें सर, मैं सुन रहा हूँ। लुकमान साहब ये पूछना था कि
क्लासिकल लेवल पे हम जो स्पिन जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्लासिकल लेवल पे स्पिन एंगुलर स्पिन भी हम कंसीडर कर सकते हैं टोटल। नहीं, स्पिन जी सर। डेफिनेटली स्पिनिंग मोशन का तो एंगुलर मोमेंटम तो है उसमें, तो ये बात तो नहीं है, लेकिन मैं इसको जस्ट ऑर्बिटल के लिहाज से मैंने अभी बताया। स्पिनिंग मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें आपको जो फार्मूला है वो डेफिनेटली एक स्फेरिकल मोशन होगी, वो की ऑर्बिटल मोशन नहीं है। तो उसमें आप स्फेरिकल मोशन के लिए एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर वो डील करेगा हमारे पास अर्थ जो है, तो उसके ऊपर आप स्फेरिकल बॉडी वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हुए आप उसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब फार्मूला होगा सर इसका? हाँ, इसका भी फार्मूला होगा, लेकिन मैंने इसको भी ऑर्बिटल मोशन के लिहाज से बताया है। ठीक है, स्पिनिंग मोशन का एंगुलर मोमेंटम है, उसमें तो कोई शक नहीं है जी। अच्छा, इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी जो ये वाले आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, कंजर्वेशन का मतलब आप समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का चेंज ना होना, और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। अभी हमने एक डेरिवेशन की थी, ये डेरिवेशन दोबारा स्क्रीन पे भी शो हो रही है कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लें तो जवाब टॉर्क आ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही तो फिर आपका एंगुलर मोमेंटम का जो टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो भी जीरो होगा, और वो जीरो होने का मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ तब ही कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर मोशन में हम कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही तो हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा सिस्टम का। तो ये एक स्टेटमेंट आपको शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर कि एंगुलर मोमेंटम तब भी कांस्टेंट होगा जब आपके बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है कि आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इनमें से एक चीज बढ़ती है तो डेफिनेटली दूसरी को फिर कम होना पड़ेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, और क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रही तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। और यही चीज हम एफएससी में डिटेल से पढ़ाते भी हैं, खासतौर पर डाइवर वाली में। तो ये पहली एग्जांपल बिल्कुल वही दी हुई है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, कि डाइवर जब जंप करता है तो आपको पता है कि वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, रोल कर लेता है। रोल करने से क्या होता है कि उसका बॉडी के सिकुड़ने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स परफॉर्म करता है, जैसे कि ये पहली वाली एग्जांपल में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी वाली एग्जांपल भी आपने, ये भी हमारी एफएससी की बुक में है, आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में बताई हुई है शायद, कि एक बॉडी है, वो एक बंदा है, वो किसी टर्न टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है, रोटेटिंग टर्न टेबल के ऊपर। तो अगर वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है, बॉडी को एक्सपैंड करता है, तो जितना बॉडी एक्सपैंड होती है तो उसको आपको पता है कि उसका रेडियस बॉडी का बढ़ता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा बॉडी का तो फिर उसके बाद आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। तो इसलिए जब वो अपने हैंड्स को क्या करेगा, आउट स्ट्रेच करेगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होगी। अगर वो उनको अपने क्लोज टक पोजीशन में लेके आएगा, हैंड्स को क्लोजर कर लेगा, बॉडी के करीब कर लेगा, तो उसका रेडियस कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यही बात प्लैनेट्स वाली बात, जैसे कि अभी अभी मैं बता के आया हूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस व्हेन प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन। तो जब प्लैनेट जो है वो सन के क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त आप ऐसे समझ लें कि उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। ठीक है, उस पूरे सिस्टम का सन एंड उसका जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती है। और इसको मैं एरियल वेलोसिटी के लिहाज से भी पहले बयान कर चुका हूं कि जब सन के करीब आएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर का एरिया कम स्वीप होगा, जब एरिया कम स्वीप होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, ताकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी ताकि वो ज्यादा तेज से मूव करके अपना इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करे और उसका टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहे। तो मतलब प्लैनेट्स की मोशन को आप दोनों लिहाज से देख सकते हैं। ठीक है, आप एरियल वेलोसिटी के लिहाज से भी देख सकते हैं और इसको एंगुलर मोमेंटम के एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिहाज से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जब सन के करीब आएगी अर्थ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, वहां पे दूर होगा तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसलिए सन के करीब रहते हुए हमारी अर्थ जो है वो थोड़ा तेज रिवॉल्व कर जाती है और सन से दूर होते हुए वो स्लोली रिवॉल्व करती है। तो ये तीन बेसिक एग्जांपल्स, ये एप्लीकेशन थी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मैंने बताई।
अच्छा, इसी तरह सर्कस में भी इसी तरह होता है कि वहां पर भी वो जो डिफरेंट किस्म के जो टास्क स्किट्स परफॉर्म करते हैं, तो उसमें भी वो ऐसे ही करते हैं कि अगर अपनी बॉडी को जब क्लोजर करते हैं, अपनी बॉडी को सकड़ लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, उनकी जो समरसॉल्ट्स हैं या डिफरेंट जो स्किट्स कर रहे हैं उसमें एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। अगर वो अपनी बॉडी को आउट स्ट्रेच कर देते हैं, फैला देते हैं, तो फिर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, तो फिर उससे उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, उनकी यानी कि घूमने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, और यही एक बात 5वें नंबर पे फिर दोबारा से ये बात बताई गई है, जैसे कि एक आपको तस्वीर भी नजर आ रही है कि कोई बंदा जो है वो किसी रोटेटिंग टर्न टेबल के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर उसके हाथों में डंबल हैं और उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया हुआ है, तो डेफिनेटली स्ट्रेच हालत में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। और अगर वो अपने हाथों को क्लोज कर लेता है, अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के करीब ले आता है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी क्लोजर पोजीशन में आ गई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी कम होगी पहले वाली कंडीशन में, और दूसरी वाली कंडीशन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल थी, जो एप्लीकेशन मैंने 3-4 बताई हैं। हाँ, अब थोड़ी सी एक और अहम बात आपके लिए मैं करूंगा यहाँ पर। तो अगर हमारी अर्थ का मैस इतना ही रहे और हमारी अर्थ कंट्रैक्ट हो जाए, अगर हमारी अर्थ का मैस जो है वो इतना ही रहे और हमारी अर्थ कंट्रैक्ट हो जाए, तो डेफिनेटली जब अर्थ कंट्रैक्ट होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो रोटेशन का जो टाइम था वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितने एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी उतने कम टाइम में वो अपनी रोटेशन मुकम्मल करना शुरू कर देगी। तो काइंडली माइक ऑफ करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, माइक ऑफ करें। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर अर्थ कंट्रैक्ट हो जाती है, अर्थ के कंट्रैक्ट होने से उसका मैस सेम है लेकिन उसके साइज में कंट्रैक्शन आती है अर्थ के, तो कंट्रैक्ट होने से क्या होगा कि उसकी जो एंगुलर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो टाइम है, जो टाइम ऑफ रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि आपके पास जितना साइज कम करते जाएंगे अर्थ का, जितनी अर्थ को कंट्रैक्ट करते जाएंगे, उतना टाइम ऑफ रोटेशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये बात आपको उम्मीद है कि मैं स्क्रीन पे फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। कंट्रैक्ट का मतलब है सुकड़ जाना। किसी भाई ने ये पूछा कि कंट्रैक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो कंट्रैक्ट का मतलब ये है कि सुकड़ जाना, साइज का कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात, ये रिजल्ट मैंने जब साइज कम होगा तो जी टाइम रोटेशन कम होगा ना? नहीं, अगर साइज कम होगा तो टाइम ऑफ रोटेशन अगर कम टाइम होगा। कम होगा तो जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जी ठीक है सर। अच्छा ठीक है, ये देखिए ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसके बाद ये भी है कि आपको एक और रिलेशन यहाँ पर बताया कि इसमें जो टाइम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो 2π/t है, तो जितना टाइम कम होता है, टाइम पीरियड कम होगा रोटेशन का, उतनी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मतलब ये कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अर्थ का जितना, अगर आपका अर्थ का रेडियस आप हाफ कर देते हैं, अर्थ का रेडियस पहले से आप हाफ कर देते हैं, तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² का फैक्टर आता है। तो जब अर्थ का रेडियस हाफ होगा तो उसका अर्थ के रेडियस का स्क्वायर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से 4 गुना कम होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से 4 गुना कम हो जाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में 4 गुना का इजाफा होगा और टाइम पीरियड में भी 4 गुना की कमी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड में 4 गुना की कमी आने का मतलब यह है कि जो पहले रोटेशन 24 घंटों में मुकम्मल हो रही थी, अभी वो रोटेशन फिर जस्ट 6 घंटों में मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि 4 गुना कमी आने से आपके पास 6 आवर्स की रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात फॉलो कर गए होंगे। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि अगर आपके पास, हमारे पास अर्थ में आपको पता है कि जो पोलर रीजन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल है, तो ये पोलर रीजन्स में आइस बड़े, आपको पता है कि आइस है और बड़े कंडेंस फॉर्म में है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो अगर वो आइस पिघल जाए, अगर जो पोलर रीजन की जो आइस है वो मेल्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा?
तो पोलर रीजन की आइस मेल्ट होने से, चूंकि पहले तो वो बिल्कुल पोल के या एक्स ऑफ रोटेशन के करीब थी, हमारे पास आइस सारा मैस कंसंट्रेटेड था, लेकिन अगर आइस मेल्ट हो जाए पोल्स के ऊपर, हमारी अर्थ के पोलर रीजन के ऊपर जो आइस है या जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाए, तो क्या होगा उससे कि वो जो पहले सारा मैस एक्स ऑफ रोटेशन, अर्थ के एक्स ऑफ रोटेशन के करीब करीब जमा था, मतलब कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, अगर आइस मेल्ट होती है तो वो सारा पानी की शक्ल में समुद्रों में फैलेगा, तो वो हमारे एक्स ऑफ रोटेशन से वो मैस दूर हो जाएगा। तो जब वो सारा मैस एक्स ऑफ रोटेशन से दूर चला जाएगा पानी की शक्ल में बह के, तो फिर क्या होगा कि हमारी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और अगर हमारी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो अर्थ की जो रोटेशन का टाइम है फिर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी ये बात फॉलो की होगी कि अगर आइस जो है, हमारे जो आइस जो पोलर रीजन पे है अर्थ के, अगर वो मेल्ट होती है, तो वैसे तो अभी आइस की फॉर्म में वो बिल्कुल पोल्स के ऊपर है, तो पोल्स के ऊपर होने की वजह से वो अर्थ के एक्स ऑफ रोटेशन के करीब है, तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिलेटिवली थोड़ा कम है। अगर वही आइस मेल्ट होकर समुद्रों की तरफ चली जाती है, पानी की शक्ल में बह जाती है, सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे पास जब वो मैस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब मैस दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा। रेडियस मतलब इस तरह समझेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन एक टर्म होती है, वो बढ़ेगा, ठीक है। जितना मैस एक्स ऑफ रोटेशन के करीब होता है तो उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, जितना मैस एक्स ऑफ रोटेशन से दूर चला जाता है तो उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो वो जब पानी बह के दूर चला जाएगा समुद्रों में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी में कमी आ जाएगी और उससे फिर उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक बातें यहां तक फॉलो की होंगी। तो आज के लेक्चर में बस यही बातें थी। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट था, इसमें मैंने टॉर्क के बारे में और आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में और इसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ये 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं ये लेक्चर को भी एंड करने वाला हूं। आखिरी पेज के ऊपर ये है कि आखिरी पेज पे आपके ऊपर डिफरेंट रिलेशंस नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के तमाम रिलेशंस आपको अवेलेबल है, उसके डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पावर। तो इसमें लीनियर और एंगुलर दोनों फॉर्म्स उसके अवेलेबल है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और अजीम साहब आपने हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप बात कर रहे थे कि पोल्स के करीब जो आइस होती है वो पिघलेगी तो मेल्ट होगी तो वो दूर दूर चले जाएंगे। बट क्वेश्चन ये है सर, जब हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ओवरऑल अर्थ का डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेशक वो पानी की फॉर्म में वो कन्वर्ट होंगे, बट वो रहेंगे तो उसी अर्थ के ऊपर। ओवरऑल अर्थ का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कमी या ज्यादती तो नहीं आएगी, तो फिर क्यों ये आप कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज होगा? ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया। मैं ना कल का जो हमारा टॉपिक है वो है भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होता है, उसे कहते हैं एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो एम के स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर नहीं होता उसमें। एम आर स्क्वायर हम तब यूज करते हैं जब रेडियस कांस्टेंट यानी कि बिल्कुल मैस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम रिलेशन यूज करते हैं एम आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो एम आर स्क्वायर, अगर स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट फैक्टर तब यूज करते हैं जब आपका मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कहीं पर मैस की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्क्वायर नहीं आता, वहां पर आता है एम के स्क्वायर। और इसमें के जो है वो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, के जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, और वो सिंपल उस वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस नहीं है। रेडियस ऑफ जायरेशन असल में ये बताता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे मैस कितना दूर लाई कर रहा है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस दूर दूर लाई कर रहा है तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होता है। अगर मैस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब करीब लाई कर रहा है तो उससे उसका रेडियस ऑफ जायरेशन कम होता है, ठीक है। तो आप ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिलेट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां पर आप सिंपल रेडियस यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप रेडियस ऑफ जायरेशन का यूज करेंगे। तो जब वो बर्फ पिघल के दूर चली जाएगी तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, क्योंकि वो मैस एक्स ऑफ रोटेशन से दूर हो गया, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा तो फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी और टाइम ऑफ रोटेशन भी बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात फॉलो कर गए होंगे। जी जी बिल्कुल साहब, ये जायरेशन वाली बात थोड़ी सी एक दफा काइंडली रिपीट करेंगे? हाँ, इस तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन असल में एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है रेडियस ऑफ जायरेशन। ये हमें ये बताती है
कि जो मैस, इसकी फिजिकल कंसेप्ट दे रहा हूं, कल इसकी मैं मैथमेटिकल सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन असल में हमें ये बताती है कि मैस जो है वो किस कदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब है। अगर मैस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब करीब लाई करता है ना, तो रेडियस ऑफ जायरेशन कम होता है। अगर मैस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गया तो रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो असल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो जर्नल रिलेशन जो है, उसमें वो जर्नली रिलेशन ये होता है कि वहां पर m k स्क्वायर होता है, मतलब k रेडियस ऑफ जायरेशन को शो करता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली मैस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मैस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर उस बॉडी का रेडियस और रेडियस ऑफ जायरेशन आपस में इक्वल होते हैं, फिर हम k की जगह पे r लगा देते हैं। तो एफएससी लेवल पे या बेसिक्स लेवल पे हम पढ़ाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर हम उसमें जस्ट mr स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, m k स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। तो हकीकत में r की जगह पे k होता है, जो कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। अच्छा लुकमान साहब, ये जो सेंटर ऑफ मैस होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो डिपेंड नहीं करता ना, कि मैस के ऊपर और मैस हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है? जी जी, सेंटर ऑफ मैस की जो लोकेशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मैस पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड हाँ करती है ना मैस सर? पे, और मैस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ। ठीक है शायद साहब, आपको ये बात मेरी फॉलो कर गए? जी जी बिल्कुल सर, कर गए। ठीक है चलो कुमान साहब, एक बात मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी, वो जी। पार्सेक एक लेंथ का यूनिट है। पार्सेक किसका यूनिट है? टाइम का है? पार्सेक पार्सेक हाँ हाँ हाँ, हाँ, सॉरी, तो ये लेंथ का यूनिट है, सही कह रहे हैं, पार्सेक लेंथ का यूनिट है, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है शायद। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये ठीक है, ये यानी कि उससे बड़ा यूनिट है, यानी कि हाँ लाइट ईयर से भी बड़ा 1 यूनिट है जी। लाइट। जी जी, लाइट जी ईयर से भी काफी बड़ा। लास्ट टाइम मैंने ये देखा था मैंने। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ये मीटिंग का टाइम एंड हो गया, तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। काइंडली आप टेस्ट को सॉल्व किया करें और रिस्पॉन्ड किया करें। किसी ने टेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं किया, आंसर की किसी ने भी नहीं भेजी थी। सर सारा लुकमान साहब सारा किया हुआ है, जी बस जी, कुछ 5-6 एमसीक्यू मिस हैं, वो आपकी की का इंतजार है, उधर से देख नहीं लेंगे ठीक बस। है, अगर आपके चलिए। मिसिंग भी हो ना, आप तस्वीर भेज दिया करें कि ये इस तरह से है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इस जी मीटिंग जी को ऑफ करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।